अच्छा, ये हमारा सिस्टम है। थोड़ा सा मैं इसका बेसिकली ओवरव्यू दे दूँ आपको एक, फिर हम एक एक करके इसके मॉड्यूल्स को रन करते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो सिस्टम है हमारा, इट्स फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन, जो हमारी है फील्ड उसके हवाले से, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो तीन चीज़ों को बल्कि चार चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। नंबर एक ये कि हमारे जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारी जो सेल है, यानी कि सेल हमने किसको की, कौन सा कस्टमर है हमारा, और उससे हमने क्या पेमेंट स्केड्यूल तय किया है, कब उससे पेमेंट लेनी है, किस तरह लेनी है, पार्शल पेमेंट आती है, फुल पेमेंट आती है, किस तरह से, वो तमाम चीज़ें हम इसको मैनेज कर रहे हैं। नंबर दो, हम अपने वेंडर्स को मैनेज कर रहे हैं, यानी जो हमारी परचेजेस हो रही हैं। परचेजेस से मुराद ये कि वो जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल हमारा इस्तेमाल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टील, सीमेंट, ब्लॉक्स, लकड़ी एंड सो ऑन, यानी कि कंस्ट्रक्शन। और फिर किस वेंडर्स को हम मैनेज कर रहे हैं, वेंडर मैनेजमेंट, कब किसको कितनी पेमेंट देनी है, क्यों देनी है, किस वजह से देनी है, ये चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो हम सेल की, जब हमारी कोई भी प्रोडक्ट, कोई यूनिट हमारा सेल होता है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, हमारा विला हो, शॉप हो या प्लॉट हो, व्हाटएवर, तो जब हमारा सेल होता है तो हम सेल एजेंट को कमीशन दे रहे होते हैं नॉर्मली। तो वो सेल कमीशन वाली चीज़ भी हम सिस्टम से मैनेज कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है वो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एग्रीमेंट लेटर है, उसका अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है, उसकी स्टेटमेंट है, उसकी रसीदें हैं, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स है कस्टमर के, वो तमाम चीज़ें भी हम सिस्टम के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, इसके बैकएंड के ऊपर जो है वो अकाउंटिंग हमारी इन्वॉल्व है। अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं कि जी, जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में डबल एंट्री सॉफ्टवेयर, डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये एक डैशबोर्ड आता है जिसमें हमारी इस करंट मंथ की, यानी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ सेलेक्ट हुआ आता है यहाँ पर कि मेरे पास 1 मार्च से 31 मार्च तक ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने इसमें कितने सोल्ड किए हैं, या ऊपर स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ ये भी मेरे पास लोकल डेटा के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, डमी डेटा ही मोस्टली। तो इसमें ये हमारे पास प्रोजेक्ट वाइज स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि जी, मिसाल के तौर पे मेरे पास रिहाइश इन्वेस्टर का एक प्रोजेक्ट है, इसमें 6 यूनिट मैंने सेल किए हैं। मुबशर प्रोजेक्ट है, इसमें 2 यूनिट सेल किए हैं। जकवान टावर है, इसमें मैंने 8 यूनिट सेल किए हैं। फिर मेरे पास टोटल अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं कितनी, तो ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि जी मेरे पास ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें टोटल मेरे पास प्रोजेक्ट्स कितने, ये इन्वेंट्री से हम उठाते हैं। फिर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट प्रोजेक्ट वाइज आ रही होती है इस टेन्योर में, यानी इस मंथ में मेरे पास कितनी रिमेनिंग अमाउंट आनी है। इसके बाद डिफ़ॉल्टर्स की अमाउंट आनी दिखाता है इस टेन्योर में कि जी इस लोगों ने पैसे देने थे लेकिन दिए नहीं। फिर टोटल रिसीवेबल अमाउंट के जी किस प्रोजेक्ट पे इस महीने मेरे पास कितनी पैसे आने थे टोटल, ये दिखा रहा है कि जस्ट रिसीवेबल अमाउंट यानी कितनी रह गई, और यहाँ पे दिखाता है कि जी टोटल आनी कितनी थी प्रोजेक्ट वाइज। फिर मेरे पास फाइनली यहाँ पर है कि जी मेरे पास प्रोजेक्ट वाइज कितने यूनिट कैंसिल हुए या ट्रांसफ़र्स हुए, यानी कि रिफ़ंड हो गए या मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन और कैंसिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एक डैशबोर्ड है, स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट फेज़ में हम यहाँ पर कस्टमर है हमारे पास। कस्टमर सबसे पहले हम अपना कोई जो भी हमारे पास कोई यूनिट सेल होता है तो हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। कस्टमर की हम बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनसे कि जी उनका नाम, फ़ोन नंबर, NIC, मल्टीपल और उसकी प्रोफाइल पिक्चर। ये प्रोफाइल पिक्चर कहाँ यूज़ होती है लेटर ऑन मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। फिर जो उसने प्रॉपर्टी से हमने उसको अलॉट की है, यानी कि जो सेल की है, वो उसकी लिस्ट आती है, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं कि एक कस्टमर चाहे तो वो मल्टीपल हमारे यूनिट्स जो है वो परचेज़ कर सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम कस्टमर की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसका NIC है या उसके कोई और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं,
तो बजाय इसके कि हम बार बार उससे मांगे, हम उठाकर उसको NIC स्कैन करके अपलोड कर देते हैं इमेज में, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और ये मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पर नाम के जी है क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पासपोर्ट है, और पासपोर्ट की उसकी फ़ाइल हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं, मतलब सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, यहाँ पर जब हम कस्टमर कोई भी नया क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करना यहाँ से है, तो यहाँ पर हम इस आपको अकाउंटिंग कब आप अकाउंटिंग जानते हैं? अकाउंटिंग बहुत कम, मतलब अभी वास्ता है नहीं मेरा। अच्छा, चलें, कोई इशू नहीं, मतलब इसमें टिपिकल इतनी कोई ख़ास आपको अकाउंटिंग ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि होता ये है कि जब भी हमारे पास कोई कस्टमर क्रिएट होता है तो उसको हम अपने अकाउंटिंग की टर्म्स में कहते हैं कि उसको हम एक हेड कोड देते हैं, यानी कि लेजर में जो हमारे जो अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उसमें उसको एक कोड दिया जाता है। ये हम इसको ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं, और वो कहाँ पर प्लेस होगा जाकर, वो चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाता हूँ। तो इसको एक हेड कोड, जैसे मैंने यहाँ पर एक सैयद मोहम्मद शाहिद साहब बनाए, तो इसको एक हेड कोड असाइन हो गया 2281। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर कस्टमर में हमने एक और फीचर भी रखा हुआ है कि हम प्रोजेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ रही है और इसके तमाम कस्टमर्स मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये मेरे पास तमाम कस्टमर्स आ गए। अब होता ये है कि मैंने अपने कस्टमर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, फॉर एग्जांपल कोई नोटिस भेजना है, कोई स्टेटमेंट भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, कोई रिसिप्ट वाउचर भेजना है, कोई भी कोरियर मैंने करना होता है, तो नॉर्मली करना ये पड़ता है कि हम उसको जो भी लेटर हमने प्रिंट किया उसके बाद हम उसको एनवेलप में रख के, तो एनवेलप को के ऊपर नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लिखते हैं, वो हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मैनुअल काम ना करना पड़े, तो आप यहाँ से कस्टमर्स को सिलेक्ट करें और इसका ये प्रिंट एनवेलप कर दें, तो ये एनवेलप भी सिस्टम के थ्रू प्रिंट हो जाता है। आप जस्ट प्रिंटर के ऊपर एनवेलप रख दें और चाहे ये 1 हो या 1000 हो, ये तमाम जो है एक साथ प्रिंट कर देता है आपको। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ईज़ है मैनुअल एफर्ट को कम करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास वेंडर्स हैं। वेंडर्स वो हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और उनको हमने पेमेंट करनी होती है। अच्छा, कस्टमर जो है वो हमारे एसेट होता है, वो हमारे एसेट्स के ग्रुप में जाता है, और वेंडर्स जो है हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने इनको पैसे देने होते हैं। तो ये भी अगेन आप मल्टीपल जितने चाहें क्रिएट कर सकते हैं, और जब ये वेंडर क्रिएट होता है तो इसको भी एक हेड कोड मिलता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके बाद हमारे आते हैं वो डीलर्स या सेल्स एजेंट जो हमारे लिए सेल्स का काम कर रहे होते हैं, जिनको हमने कमीशन देना होता है, रिबेट पे करना होता है। तो ये भी आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, और अगेन इसको भी एक हेड कोड मिल जाता है, साइन हो जाता है ऑटो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ हमें वन टाइम डालनी होती है, ऐसा नहीं है कि हमें बार बार यहाँ पर जाना पड़ता है। ये एक दफ़ा आपने कस्टमर क्रिएट कर दिया, वेंडर क्रिएट कर दिया और डीलर अपडेट तो कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एडिट में जाएं, इसको आप अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, ईमेल। ठीक। और हम यहाँ पर हिस्ट्री भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये स्ट्रिप आ रही है जिसमें बता रहा है कि ये क्रिएट किसने किया था, किस तारीख को किया था, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हिस्ट्री रहती है कि ये अच्छा ये बनाया किसने था। क्योंकि हमारी इस एप्लीकेशन में मल्टीपल यूज़र्स, इसको क्या मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं? जी, मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल रोल हो सकते हैं, वो रोल मैनेजमेंट भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएशन है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जिसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये ऑप्शनल है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट क्या है, लैंड एरिया कितना है, स्टार्टिंग डेट क्या है और हैंडओवर डेट क्या है। इसके बाद इसकी इन्वेंट्री आ जाती है कि जिसमें कितने यूनिट्स हैं। इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये अपार्टमेंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। फिर इसके एग्रीमेंट जो हमारा बनता है, जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसके ये कंटेंट है जो डायनेमिकली यहाँ से उठा के जनरेट करता है आपका एग्रीमेंट। जो भी हमारी सेल होती है, ये मैं इंशाल्लाह ये भी इसका भी प्रिंट दिखाता हूँ। इसमें जो
ये वाली चीज़ें इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी ये वाली चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यानी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, ये वाला इस टेक्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि ये सेलर से CNIC यहाँ से उठा के मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डाल दूँ, ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ वहाँ चली जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी कंटेंट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। और फाइनली प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं फर्दर के उसका फ्लोर प्लान क्या है, बिल्डिंग का प्लान क्या है, मुख्तलिफ इमेजेस, ताकि आप कस्टमर को दिखा सकें। बार बार आपको फाइल ढूंढनी ना पड़े। अगर कस्टमर आता है वो कहता है कि जी इसका मतलब NOC दिखाएं या इसका कोई और लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो सारे आप डॉक्यूमेंट इसी प्रोजेक्ट के साथ बाइंड कर दें, बार बार आपको ढूंढने ना पड़े। वो यहाँ पर अपलोड कर दें, तो यहीं से आप उसको कस्टमर को विजुलाइज व्यू करा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बन गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक प्लाज़ा क्रिएट कर रहा हूँ तो प्लाज़ा में जो है मेरे पास अपार्टमेंट्स भी हैं, पार्किंग भी हैं और शॉप्स भी हैं। तो ये आप अपनी मल्टीपल टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम जब सिस्टम जब देते हैं तो ये टाइप्स उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, क्रिएट अलग से नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई टाइप में आप काम करते हैं तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपनी यहीं से क्रिएट करके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास इन्वेंट्री है कि हम प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास मुबश्शिर प्रोजेक्ट में ब्लॉक्स हैं। अगर ब्लॉक्स हैं, ये ऑप्शनल है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जी K ब्लॉक है, उसमें फ्लोर नंबर फर्स्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो मेरे पास 6 हैं, लेट सपोज, और इसकी टाइप जो है वो अपार्टमेंट है और इन अपार्टमेंट्स का साइज़ जो है वो 1150 स्क्वायर फीट का है। तो अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ K ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे। ये मेरे 6 यूनिट्स क्रिएट हो गए। अब दोबारा मैं इसी में मुबश्शिर प्रोजेक्ट में K ब्लॉक में अगेन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही अपार्टमेंट्स क्रिएट करता हूँ। और मैंने कहा ये टोटल मेरे पास 2 यूनिट हैं जो कि 1500 स्क्वायर फीट के हैं फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने क्रिएट कर दिए। अब वापस हम अगर आते हैं, बैक करता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल मुबश्शिर प्रोजेक्ट फ्लोर फर्स्ट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो K ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे 1 2 3 4 ये यूनिट्स बने 1150 स्क्वायर फीट के, जिसकी टाइप अपार्टमेंट थी। सेकंड पेज पे जाता हूँ तो ये 5-6 मैंने यूनिट बनाए थे 1150 स्क्वायर फीट के, और 2 यूनिट 7-8 जो हैं वो 1500 स्क्वायर फीट के जो कि अपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अब इसको मज़ीद आपने डिटेल देनी है तो आपने कहा 8वां और 5वां जो यूनिट है इसकी जो लोकेशन जो है वो कॉर्नर है। तो आप यहाँ से अप्लाई लोकेशन कर दें, कॉर्नर असाइन कर दें, तो क्या होगा, ये 8वां और 5वां जो है ये लोकेशन आ गई इस पर कॉर्नर। अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी मुझे ये K ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर का 5वां अपार्टमेंट दे दें। तो ये बुक नाउ का बटन आ रहा है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा हमारे पास कि ये मुबश्शिर प्रोजेक्ट में K ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर का जो कि ये है और 1150 स्क्वायर फीट का है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल आ रही है। जस्ट आपने यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करना है जो हमने पहले क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मुबश्शिर को ही ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुबश्शिर बहुत सारे हैं तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके साथ NIC नंबर बाइंड कर दिया है ताकि आप बाइफरकेट कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मुबश्शिर सेलेक्ट किया। यहाँ पर अब हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, ये ऑटो नहीं जनरेट होता, ये हर बिल्डर का अपने हिसाब से एक नंबरिंग होती है। तो अब यहाँ पर मैं एक नंबरिंग देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट K0105। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे मैं पूछता हूँ कि इसका डीलर कौन है, यानी सेल एजेंट कौन है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल दें, चाहे तो आप इसको छोड़ दें। और इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन यानी नॉमिनी की डिटेल हम पूछते हैं। नॉमिनी की डिटेल
जो है वो हमारे अलॉटमेंट सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ कि जी मेरा नेक्स्ट ऑफ किन होगा मोहम्मद यासीन, CNIC नंबर उसका और रिलेशनशिप में कहता हूँ फॉर एग्जांपल सन, ठीक है, और हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जैसे ही आप इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट स्केड्यूल का बटन जो है वो इनेबल हो गया। अब मैं पेमेंट स्केड्यूल पे जाता हूँ। अभी तक पैसों की कोई बात नहीं हुई, अब हम पैसों की बात करने लगे। अब यहाँ पर मैं इसका पेमेंट स्केड्यूल क्रिएट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा डाउन पेमेंट मैं इनसे आज लूँगा, आज सेल किए, और फॉर एग्जांपल वो होगी 10,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट ऐड मोर करना है मुझे इसमें, तो मैंने कहा कि जी डिगिंग चार्जेस मैं लूँगा इनसे लेट सपोज 10 अप्रैल को, और वो भी होंगे 10,000 रुपये। फर्दर अगर मुझे इसमें कोई और इसमें से कोई पेमेंट, यूटिलिटी चार्जेस, एडिशनल पेमेंट, पार्शल डिस्काउंट, सो ऑन जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद इंस्टॉलमेंट कितनी है, मैंने कहा कि जी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल 12 इंस्टॉलमेंट लूँगा मैं। स्टार्ट होगी वो 10 मई से। पेबल अमाउंट उसकी पर इंस्टॉलमेंट होगी 5,000 रुपये, और रिपीट कब होगी, मंथली होगी, बाय मंथली होगी, क्वार्टरली पेमेंट लूँगा, बाय एनुअली लूँगा या एनुअली लूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं मंथली लूँगा, तो जैसे आप मंथली पे इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा इसने इंस्टॉलमेंट प्लान बना दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मई 2021 इंस्टॉलमेंट 1, फिर 10 जून 5,000 रुपये की इसने ये 12 इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर दी। उसके बाद फाइनली पोजीशन के ऊपर मैं पूछता हूँ कि जी पोजीशन पे आपने कोई अमाउंट लेना है, तो पोजीशन पे मैंने कहा कि जी बिल्कुल पोजीशन पे भी हम ले लेंगे 2000, ये 10 मई 2022 में मैं लूँगा, और अगेन ये भी 10,000 रुपये लूँगा। तो ये टोटल मेरे इस यूनिट की प्राइस हो गई 90,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये हमने पूरा इसका पेमेंट स्केड्यूल क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास ये पेमेंट स्केड्यूल जो है वो सेव हो गया। मज़ीद अगर आपने इसमें चेंज और इंस्टॉलमेंट्स ऐड करनी है या कोई और वैल्यू ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो वापस हम स्केड्यूल पे आ जाते हैं। अब ये मेरे पास पूरा ये स्केड्यूल इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जी डाउन पेमेंट इतनी, डिगिंग चार्जेस इतने, इंस्टॉलमेंट्स टोटल 90, और अभी रिसीवेबल अमाउंट कोई नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब जब ये मैंने पूरा पेमेंट स्केड्यूल बना दिया तो अब हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स इसके इनेबल हो गए, स्टेटमेंट, सेल एग्रीमेंट, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमने पेमेंट स्केड्यूल बनाया, इसी की बेस के ऊपर ये मेरी स्टेटमेंट बन गई। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ गया, कस्टमर का नाम आ गया, NIC आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस मैंने डाला हुआ नहीं था इसलिए नहीं आया। फिर मैंने इसको स्क्वायर फीट में क्या बेचा है, कितने स्क्वायर फीट की एंटिटी बेची है वो यहाँ पर आ गई, और ये इसका पूरा पेमेंट स्केड्यूल आ गया। और यहाँ पर हमारे पास ये जो टैक्स आ रहा है ये भी हमारे सिस्टम से उठ के आ रहा है, जो कि बैंक की नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन डालते हैं। अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका सेल एग्रीमेंट बन गया। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, बशीर प्रोजेक्ट में वो डला हुआ नहीं है, एग्रीमेंट के कंटेंट वो मैं डाल देता हूँ। कॉपी करके बशीर प्रोजेक्ट में जाते हैं, एग्रीमेंट में गया, 10 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। तो ये इसका सेल एग्रीमेंट बन गया कि ये सेल जो है 22 मार्च को हुई है। इस तमाम वैल्यूज़ इसने डायनेमिकली उठाई बिटवीन द सेलर, सेलर का नाम भी सिस्टम से उठाता है, उसके फादर नेम का नाम भी सिस्टम, उसका रेजिडेंट एड्रेस NIC, और ये आ गया परचेज़र, परचेज़र मुबशिर था, उसका फादर नेम ये था, रेजिडेंट एड्रेस था नहीं, NIC नंबर ये रहा, और उसको मैंने क्या चीज़ बेची है, इंस्टॉलमेंट्स ये नहीं, पोजीशन पे 10,000 रुपये मिलेंगे, और ये तमाम चीज़ें
ये जो स्टेटमेंट सॉरी ये जो इंस्टॉलमेंट है ये भी डायनेमिकली जो हमने क्रिएट किए उसी से इसने पिक किया। ठीक है। और फाइनली इसका जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया, कस्टमर का नाम आ गया, फादर नेम आ गया, NIC, सेल नंबर, और ये देखें ये नेक्स्ट ऑफ किन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी वो तमाम चीज़ें, तो ये अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, इसका सेल एग्रीमेंट और इसकी स्टेटमेंट ये जनरेट हो जाती है यहाँ पर डायनेमिकली। ठीक हो गया यहाँ तक। वापस मैं सेल में आता हूँ। ठीक है। ये सेल मेरी सबसे टॉप पर है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम में इस कस्टमर को जिसकी प्रोडक्ट आईडी ये थी, इतने स्क्वायर फीट की थी, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डीलर कोई नहीं था, सेल एजेंट कोई नहीं था। 22 मार्च को मैंने सेल किया। वापस अब इस पर क्लिक करके इसके स्केड्यूल पे है, तो ये आपकी जो हमने इंफॉर्मेशन अभी फिल की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? ठीक है। अच्छा, अब मैंने पैसे रिसीव करने इससे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी मैं डाउन पेमेंट की उसने डाउन पेमेंट उसने दी हमें, तो यहाँ पे आप क्लिक करके रिसिप्ट इसकी इशू करेंगे। अब जैसे आप रिसिप्ट इशू करते हैं तो ये डाउन पेमेंट 10,000 रुपये एक्चुअल अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट 10,000 रुपये ही है। डेट ऑफ कलेक्शन मैंने कहा जी मैं आज कलेक्ट कर रहा हूँ। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, बैंक है, कैश है या अदर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कैश है, यहाँ से बैंक की इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। रेफरेंस में मैं डालता हूँ कैश रिसीव्ड। टोटल अमाउंट, अच्छा मैंने इससे, वो कहता है जी पार्शियल पेमेंट ले लो, 5,000 रुपये दिए उसने, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 5,000 रुपये आ गई। ये मैं एक रसीद क्रिएट कर देता हूँ। अब वो अगले दिन फिर आते हैं, वो कहते हैं कि जी 23 तारीख को वो तशरीफ़ लाए, और अगेन उन्होंने 5,000 रुपये एक दफ़ा फिर दे दिए, लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने बैंक के थ्रू दिए। तो अब कौन से बैंक का चेक दिया, चेक इन हैंड। मैंने कहा कि जी चेक इन हैंड, और उसका चेक का नंबर लिख दिया मैंने। या अगर मिज़ान बैंक में हमने रिसीव कर लिए, किसी भी जो भी बैंक आप क्रिएट करते हैं, मिज़ान बैंक में रिसीव कर लिया और मैंने यहाँ उसका चेक का रेफरेंस डाल दिया। इसको भी क्रिएट कर देते हैं। वापस मैं इधर जाता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर डाउन पेमेंट ये ग्रे हो गया। अब इसमें मज़ीद पेमेंट नहीं आनी, 10,000 रुपये आने थे, 10,000 रिसीव हो गए, आउटस्टैंडिंग 0 हो गई। एक दफ़ा कैश रिसीव हुआ था और एक दफ़ा चेक आया था। एक 22 मार्च को आया था, एक 23 मार्च को आया था। और यहाँ पर मेरे पास ये 2 रसीदें बन गई। एक रसीद नंबर 21, ये 2021 में मार्च के महीने में 03 का मतलब मार्च, 19वीं रसीद है, और ये 22वीं रसीद है। ये कैश थी और ये बैंक थी। इसको आप यहीं से डायरेक्ट PDF इसकी जनरेट कर लें, दोनों की जनरेट कर लेते हैं। ये रिसिप्ट बन गई, रिसिप्ट का नंबर आ गया ताकि डुप्लीकेशन ना हो। 22 मार्च, कस्टमर का नाम, कस्टमर का प्रोजेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, डाउन पेमेंट 10,000 थी, टोटल रिसीव हो गई 5,000 रुपये आ गए। कैश इन हैंड, कैश लिया था, कैश रिसीव हुआ था। जो बैंक की बनी है तो उसमें भी, सॉरी ये नहीं, ये मिज़ान बैंक की आ गई कि जी डाउन पेमेंट आई थी, मोड ऑफ पेमेंट मिज़ान बैंक था, उसका रेफरेंस नंबर ये रहा, डेट ऑफ कलेक्शन ये रही 5,000 रुपये। यहाँ पे आपने जस्ट सिग्नेचर करना है, स्टैंप लगानी है और फारिग हो जाना है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट मंथ वो फिर आते हैं, वो आके आपको फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये देते हैं या 12,000 रुपये देते हैं। वो इसी तरह बढ़ती जाएंगे वो। हाँ, अब मल्टीपल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। डिगिंग चार्जेस मैंने दोनों सिलेक्ट किया और इंस्टॉलमेंट बन, और यहाँ से आप रिसिप्ट इशू कर दें। अच्छा, अब ये मेरे पास मल्टीपल पेमेंट्स हैं, तो यहाँ पर अब अगेन मोड ऑफ पेमेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ से मोड ऑफ पेमेंट अगेन सिलेक्ट किया, कैश या वट एवर जो भी है। डेट ऑफ कलेक्शन फॉर एग्जांपल अगर आपने नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट की है 10 मार्च को, 10 अप्रैल को लिए रिमार्क्स, कैश रिसीव्ड, कैश ही लिख देते हैं, रेफरेंस कैश। उसके बाद ये अब यहाँ पर उसने फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये दिए, तो 10,000 आपने इसमें नॉक ऑफ कर दिए,
और 2,000 रुपये यहाँ डाल दिए, तो 3,000 इसका बैलेंस हो गया, टोटल 12,000 रुपये आ गए। इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर डिगिंग डाउन पेमेंट, डिगिंग चार्जेस मेरे पास नॉक ऑफ हो गए। इंस्टॉलमेंट 1 के अगेंस्ट 5,000 रुपये आने थे, 2,000 आ गए, 3 बाकी हैं। ठीक है, और इसकी भी रसीद इशू होगी, रसीद नंबर। तो ये इसमें अब दिखा रहा है कि डिगिंग चार्जेस और इंस्टॉलमेंट मंथ लिए 12,000 रुपये। और इसकी PDF जनरेट करते हैं तो यकीनन ये भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि 2,000 रिसीव कर लिए, इसके अगेंस्ट 3 बाकी हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आ गई, कैश हुआ था, कैश इन हैंड, सो ऑन। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये तो हमारे हो गई सेल के हवाले से चीज़ें ना। अब इसी तरह आप अपनी यूनिट सेल करते जाएंगे, उसका पेमेंट स्केड्यूल बनता जाएगा, आप पैसे रिसीव करते जाएंगे। अच्छा, और ये कहानी आपकी आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं इसका लेज़र भी आपको दिखाता हूँ एक नज़र। रिपोर्ट्स के अंदर मेरे पास अकाउंट लेज़र में मैं जाता हूँ। यहाँ से मैंने लेज़र सेलेक्ट किया, मुबश्शिर, ये रहे मुबश्शिर साहब, और प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ मुबश्शिर प्रोजेक्ट, इसको शो करवा देता हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये मैंने इनको यूनिट सेल किया था, ये सेल हुई थी 22 मार्च को। 90,000 रुपये से हमने सेल किया था, मुबश्शिर साहब की तरफ 90,000 रुपये आउटस्टैंडिंग में खड़े हो गए। अब मैंने इनसे जो 5,000 रिसीव किए, फिर 5,000 रिसीव किए, और फिर 12,000 रिसीव किए। तो अब देखें 90 22 माइनस होकर 68 बैलेंस आ गया। तो ये इनका ये पूरा ये मेरे पास वो भी आ गया लेजर। इसको मैं PDF में भी डाउनलोड कर सकता हूँ और एक्सेल में भी कर सकता हूँ। PDF और एक्सपोर्ट एक्सेल में दे देता है आपको। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो तमाम आपको PDF और एक्सेल में मिल जाती हैं। अच्छा, यहीं पर हमारे पास एक और रिपोर्ट है जो बड़े काम की है। सेल के अंदर रिसीवेबल का एक हमारे पास रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ये एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और डेट सेलेक्ट करता हूँ, आज से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास कितने पैसे आने हैं। अगर आप इसकी, अच्छा इसमें कोई आइटम ही नहीं है मेरे पास, बस ये प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब उसमें वो सारे शो करा देगा जी। कुछ लंबा टाइम पीरियड ले लेते हैं, 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक चले जाते हैं, इंक्लूड डिफ़ॉल्टर्स। हाँ, तो अब ये इसके अंदर मेरे पास तमाम कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी में ये एक मंजर इकबाल साहब हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इनके पास लोअर ग्राउंड का 58 नंबर यूनिट है। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 आनी है 1,88,500 रुपये, जो कि 15 अप्रैल को रिसीव होने, जो टेन्योर मैंने दिया। अच्छा, जो डेट ये डिफ़ॉल्टर हम उसको कंसिडर करते हैं जिसकी पेमेंट आनी थी और आई नहीं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह शहजाद अहमद राना साहब हैं, ग्राउंड 3 है, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 थी, 7,64,000 रुपये आने थे 10 फरवरी को, और 10 फरवरी गुजर चुकी है, तो अब हम इनको कंसिडर करते हैं डिफ़ॉल्टर। तो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सी आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास सेल के अंदर ही 2-3 चीज़ें और हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यूनिट जो है वो कहते हैं कि भाई मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये किसी और को बेच दे। तो इसमें हमारे पास ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है कि यही यूनिट हम किसी और कस्टमर को रीसेल कर दें। एक्स सेल डिटेल आ रही है हमारे पास कि मुबश्शिर साहब के पास था, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अब मैं नया, यहाँ से जस्ट आपने नया कस्टमर सेलेक्ट करना है कि भाई अब ये मैं अमानुल्लाह शाहिद साहब को दे रहा हूँ, या किसी और छोटे नाम वाले को, आमिर शहबाज साहब को दे रहा हूँ। ट्रांसफ़र की डेट डालनी है कि ट्रांसफ़र किस दिन हुआ, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तो से बाकी डिटेल्स खुद इसमें आएंगी जी, बाकी सारा स्केड्यूल, पेमेंट स्केड्यूल खुद उठा लेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पेमेंट स्केड्यूल, मतलब ये जो पेमेंट स्केड्यूल इनके लिए बनाया, इसी की रेप्लिकेशन
मेरे पास 8 लोगों के साथ है या 10 लोगों के साथ है, तो बजाय इसके कि मैं हर एक के लिए नया नया क्रिएट करूं, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, डुप्लीकेट कर दें। सही। तो उसमें क्या होगा कि ये पूरा स्केड्यूल आ रहा है, आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, ये बस आपने ये बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ये स्केड्यूल खुद ही उसके ऊपर रेप्लिकेट कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर इसके बाद कैंसिल होता है, अगर ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा डुप्लीकेट, अब मैंने आपको बता दिया, अगर वो कैंसिल होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात कर लेते हैं, तो रिफ़ंड, हम उसका रिफ़ंड कंप्यूटेशन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे अगेन मुबश्शिर लेता हूँ। अब मुबश्शिर को सिलेक्ट किया तो इसकी ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गई जो इसने यूनिट इन्वेंट्री से मुझसे बाय की हुई है। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी डाली थी, तो इसमें दिखा रहा है 10,000, 10,000 और 22,000 22,000 पे मैं इससे ले चुका हूँ। तो अगर आपने इसमें कोई डिडक्शन करनी है, आपने कहा कि जी मैं 2,000 रुपये मैं डिडक्ट करूँगा, टोटल रिफंड अमाउंट 20,000 रुपये होगी। ठीक है, आपने 2,000 रुपये डिडक्ट कर लिए इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मतलब जो हमारे आबाद की जो एक पॉलिसी है कि अगर कैंसिल करता है तो 10 या 15%, या चाहें तो इसको ज़ीरो भी छोड़ दें, ना काटें आप, इट्स अप टू यू। हाँ बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है आप इसके कोई अमाउंट डिडक्ट करें, आप पूरे 22,000 रिफ़ंड कर दें, यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये यूनिट जो हमने इसको सेल किया हुआ था मुबश्शिर प्रोजेक्ट में, के ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर का 5वां यूनिट, तो ये वापस फ्री हो जाएगा अब, यानी कि दोबारा सेल के लिए अवेलेबल होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आप अपने ये जो मैं बैंक में जो पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, ये तमाम बैंक्स आप अपने खुद क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स है हमारे पास। अच्छा, इस एप्लीकेशन के मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, यूज़र आप यहाँ से क्रिएट कर लें जितने चाहें, और उसको कौन सा रोल आपने असाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम 3 रोल्स देते हैं, अकाउंट और एडमिन का और डेटा एंट्री का। ये इन्वेस्टर ये लोकल पे बना हुआ है, हम एक डेटा एंट्री का, उसके बाद लिमिटेड एक्सेस होता है। अच्छा, एक्सेस किसको क्या देना है ये भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा एंट्री का रोल बना देता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ इसको कस्टमर पे, वेंडर्स पे, डीलर्स पे, प्रोजेक्ट्स पे एक्सेस दूंगा और सेल पे दूंगा और प्रोडक्ट्स पे, बाकी जगहों पे नहीं दूंगा। रिफंड नहीं करेगा वो, आइटम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जितने हमारे मॉड्यूल्स हैं ये तमाम यहाँ लिस्ट हो रहे। सेल ट्रांसफ़र देना है मैंने इसको, ठीक है, सेल ट्रांसफ़र भी दे देता हूँ, रिसिप्ट क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ। बाकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी देख सकता है क्या नहीं देख सकता, तो ये मैंने एक रोल अपना क्रिएट कर दें, और जो भी नया यूज़र क्रिएट करें उस पर ये रोल असाइन कर दें। तो उसके बाद सिर्फ इन चीज़ों का एक्सेस होगा, बाकी चीज़ों का एक्सेस नहीं होगा। नेटवर्क फेल हो गया। ठीक है एजाज भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जनाब, यहाँ तक आपने मुझे इसका एक्सेस तक बता दिया था जी। ये डेटा एंट्री के एक्सेस है तो जी जी, मतलब ये आप अपना हिसाब से दे सकते हैं जो भी। अच्छा, ये कितने में एक ही बना सकता हूँ? नहीं, मल्टीपल बन, जितने चाहे बनाएं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने चाहें आप क्रिएट करें। अच्छा, जितने यूज़र चाहें उतने यूज़र्स क्रिएट करें, जितने रोल्स क्रिएट करना चाहें उतने रोल्स क्रिएट करें, किसको कौन सा एक्सेस देना है वो तमाम आपके अपने इख्तियार में। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ परचेज तो इसका सर एक सवाल है इसके लिए। जी पूछो। जो ये डेटा एंट्री वाला है या कोई भी रोल है, वो एक दूसरे के डेटा को देख सकते हैं? यानी कि मिसाल के तौर, जी बिल्कुल, मिसाल एडमिन है, अब डेटा एंट्री वाले ने जो एंट्रीज़ की हैं, एडमिन के पास तमाम एक्सेस हैं, तो हर चीज़ देख सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सुपर एडमिन में जाता हूँ, इसके पास ये तमाम एक्सेस हैं, तो वो तमाम जो डेटा सिस्टम में आ गया और जिसके पास जो एक्सेस है वो उस चीज़ को व्यू कर सकता है। ठीक हो गया जी। तो मतलब एक एडमिन अपने दूसरे एडमिन को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, उसका जो भी एंट्री हो या जी सेपरेट नहीं हो सकता ये? नहीं,
तो सिस्टम एक ही है ना, डेटाबेस पीछे एक ही है। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास परचेज़ है। अब ये हमारे पास आइटम्स की लिस्ट है जो कि हम परचेज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे स्लैब है, वॉल बीम है, वॉशरूम टाइल्स हैं, लेबर चार्जेस है, जनरेटर एंड सो ऑन। ये वो तमाम चीज़ें जो हम परचेज़ कर रहे हैं, और ये आप अपनी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं खुद की। आप उसका जस्ट नाम लिखें, फॉर एग्जांपल ABC, और उसका यूनिट क्या है कि वो किस उसमें आता है, टन्स में आता है, मीटर में आता है, स्क्वायर फीट में आता है, पर पीस आता है। बजरी जो है वो पर ट्रक आती है, बात चीज़ें लीटर में आती हैं, केजी में आती हैं। तो ये आपकी तमाम ये टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ दली में, जैसे आपने यूनिट अपने आइटम्स आप क्रिएट कर लें। अच्छा, परचेज़ के अंदर हमारे पास परचेज़ रिक्विजिशन है पहले केस में। फॉर एग्जांपल मैं एक परचेज़ रिक्विजिशन क्रिएट करता हूँ। कनेक्शन लॉस हो गया था। हाँ, अच्छा, अब मैं ये पेमेंट, यहाँ पर हमारे पास परचेज़ में दो चीज़ें हैं, एक पेमेंट रिक्विजिशन है और एक परचेज़ ऑर्डर है। रिक्विजिशन जो है वो नॉर्मली हमारे साइट इंजीनियर्स जो होते हैं या साइट पे जो स्टाफ होता है वो अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए। तो फॉर एग्जांपल उसने प्रोजेक्ट वहाँ से सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय का नाम था अब्दुल्ला, उसने रिक्विजिशन आज क्रिएट की है और उसको रिक्वायर्ड जो है वो 25 तारीख को है। रिमार्क्स टेस्ट, पर्पस टेस्ट, यहाँ से अब वो आइटम सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे स्टील चाहिए और 1 इंच, क्वांटिटी मुझे 100,000 टन चाहिए, रेट जो है फॉर एग्जांपल उसका है 1000 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट आ गई। कंफर्म है? हाँ जी कंफर्म है। थोड़ी छोटी 100 क्वांटिटी कर लेता हूँ। रेट जो है वो चले 1000 रुपये ही डाल देते हैं। जी यहाँ पर रिक्विजिशन उसने रेज़ कर दी। अब जैसी रिक्विजिशन रेज़ होती है तो हमारे पास हेड ऑफिस में, जहाँ पर जिसके पास जो मर्चेंडाइज़र है, जो हमारा अकाउंट्स का बंदा है, उसके पास रिक्वेस्ट आती है परचेज़ ऑर्डर, वो यहाँ से परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेगा। अब मुबशिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उसने। ये एक परचेज़ PR रेज़ हुआ है, पेमेंट रिक्विजिशन 21 मार्च को रेज़ हुआ था, सॉरी 21 ईयर है, 3rd मंथ है और ये 5वां नंबर है, 22 मार्च को रेज़ हुआ था। जैसे इसको सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल आती है कि जिसको स्टील चाहिए 1 इंच का चाहिए, 100 क्वांटिटी में चाहिए। अब रेट उसने कहा नहीं, रेट मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। उसने कहा कि 1,40,000 रुपये। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पर अब वो वेंडर सेलेक्ट करेगा कि मैंने मंगवाना किससे। फॉर एग्जांपल स्टील, यूनियन स्टील से मैं मंगवाऊंगा। वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल इजाज़ साहब हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोई चार्जेस हैं इसके, जब माल मेरे पास डिलीवर होगा तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेगा? मैंने कहा हाँ जी 10,000 रुपये वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेंगे। चाहें तो आप इसको ज़ीरो छोड़ दें, चाहें तो आप इसमें कोई अमाउंट डाल दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आप क्रिएट करते हैं तो ये आपका PO सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब ये लिस्ट पे आए तो ये एक PO जनरेट हो गया मुबशिर प्रोजेक्ट के लिए। यूनियन स्टील को दिया है मैंने 10 डिलीवरी। अच्छा, ये मैंने डेट आगे पीछे कहीं कर दी, गलत हो गया। एनीवे, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो पेंडिंग आ रहा है, इसकी पेमेंट पेंडिंग है और इसकी क्वांटिटी भी अभी ड्यू है, मुझे रिसीव नहीं हुआ ये। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एडवांस पेमेंट दे दो, तो आपके पास ऑप्शन है कि बगैर आइटम रिसीव किए भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। तो मेक पेमेंट पे जाते हैं तो ये पेमेंट वाउचर क्रिएट होगा परचेज़ ऑर्डर यूनियन स्टील के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ये तारीखें आ गई, टोटल परचेज़ ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जी इतनी अमाउंट थी, बैलेंस अमाउंट ये है। अब इसको पेमेंट हम कैसे दे रहे हैं,
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं कैश के थ्रू दे रहा हूँ, तो ये कैश जब मैं लूँगा तो यहाँ से ये चीज़ें बैंक की इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। करंट अमाउंट में कितने पैसे दे रहे हैं इसको, मैंने कहा कि जी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं इसको कैश में। एडवांस पेमेंट फॉर स्टील, जो भी रिमार्क्स आपने लिखने वो रिमार्क्स लिख दें। ये पेमेंट इसको चली गई। अच्छा, अब वापस मैं आता हूँ परचेज में। नहीं सॉरी, ऑर्डर्स में। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पेमेंट है इसकी, ये पार्शली सेटल्ड आ रही है और अभी क्वांटिटी रिसीव जो है वो ड्यू है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जब इसको आइटम रिसीव हुआ तो आइटम रिसीव्ड यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हम GRN बना रहे हैं, गुड रिसीविंग नोट। हमने रिक्वेस्ट की थी 100 क्वांटिटी, रिमेनिंग 100 है। तो अगर आपने जो अमाउंट 50 रिसीव कर लिए, उसने कोई बिल दिया होगा या इनवाइस दी होगी, उस इनवाइस का नंबर डाल दें। इसको सेव करते हैं तो ये परचेज ऑर्डर पे देखेंगे तो पार्शली सेटल्ड भी हो गया पेमेंट में और पार्शली रिसीव भी हो गया। दोबारा आपने पूरी फुल रिसीव कर लिया, 50 रिमेनिंग है, हमने कहा कि जी 50, फिर आ गया पूरा बिल नंबर। तो ये पहले वाला आ रहा है कि जी 100 था, 50 रिसीव हो गया, बाकी 50 रिसीव कर लिया। तो अब देखें ये रिसीव क्वांटिटी रिसीव हो गई, लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। मज़ीद पेमेंट करते हैं इसको, मेक पेमेंट। तो अगेन यहाँ पर ये आ गया। मैं अब की दफ़ा इसको चेक से दे देता हूँ। पे नेम कहता हूँ यूनियन स्टील, चेक नंबर, चेक डेट जो है मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इसको 29 मार्च का चेक दे रहा हूँ और पेमेंट जो है मैंने इसको पूरी कर दी, फुल पेमेंट, फुल रिमेनिंग पेमेंट अगेंस्ट PO। ये नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं आसानी के लिए। अब ये मैंने इसको पेमेंट कर दी। अब ये बैलेंस इसका 0 हो गया। अब वापस अगर मैं इस पेमेंट वाउचर की लिस्ट पे जाऊं तो यहाँ पर देखें 2 पेमेंट वाउचर बने हुए, एक कैश का यूनियन स्टील के लिए जो मैंने 50 लाख का दिया था और एक ये 90,10,000 का आज दिया है। अच्छा, अब मैंने चूँकि ये चेक दिया है तो अब मुझे इसको चेक इशू करना है पेमेंट वाउचर का। तो यहाँ पर बजाय इसके कि चेक आप हाथ से बनाएं, हम चेक भी सिस्टम से जनरेट करते हैं, एक विद अकाउंट पे ही ओनली इस तरह से और एक विदाउट दिस। तो ये यूनियन स्टील आ गया, 29 मार्च का चेक दिया था, इतने का दिया था, 9,10,000 ओनली, और ये काउंटर रसीद भी इसने खुद फिल कर दी। उसमें जो हमने रिमार्क्स लिखे थे वो यहाँ रिमार्क्स प्रिंट हो गए, डेट खुद आ गई, यूनियन स्टील आ गई। यानी जो काउंटर रिसीट होती है ना, जो छोटी सी चेक की साइड पे, आपने सिर्फ प्रिंटर पे चेक रखना और प्रिंट निकाल देना। ठीक है। तो और इसी तरह इसका वाउचर का PDF भी अगर आप देखें तो इसको अटैच करके साइन वाइन करके फारिग हो दें। ये पेमेंट वाउचर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बना था, निज़ाम बैंक से दिया, यूनियन स्टील को दिया, 29 मार्च का चेक दिया है, इतने का दिया है, इस PO के अगेंस्ट दिया है, पर्टिकुलर उसके ये थे, अमाउंट ये थी। सही है। तो इशू, चेक, अप्रूव, रिसीव, ये पेमेंट वाउचर भी हमारे यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक। कैश का भी वाउचर, उसमें यकीन कैश लिखा आ रहा होगा। तो ये कैश इन हैंड से गया है, कैश में गया है, 50 लाख रुपए गए थे, इस PO के अगेंस्ट गए थे, जो पर्टिकुलर्स हमने डाले थे वो ये रहे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। ठीक है जनाब। अच्छा, अब
ये जो हमारे पास वेंडर थे हमारे यूनियन स्टील के, यकीनन इनका भी आप अकाउंट लेजर या बाकी सारी चीज़ें देखना चाहें रिपोर्ट्स में, वाउचर्स में, पेमेंट वाउचर्स की रिपोर्ट भी है हमारे पास। किस प्रोजेक्ट में कितनी हमने पेमेंट्स की हैं, स्पेसिफिक वेंडर किस वेंडर को की हैं। अगर आप इसकी पेमेंट देखते हैं तो ये तमाम पेमेंट्स हमने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट की हैं। ये आखिर में देखें ये 2 पेमेंट्स आ रही हैं पीवी जो हमने अभी क्रिएट किए हैं, 2 परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट, उसका परचेज़ ऑर्डर नंबर मुबशिर प्रोजेक्ट पे यूनियन स्टील को एडवांस पेमेंट इतनी की थी, यहाँ ये की है, और इसी तरह दूसरी पेमेंट भी की है, इस तरह की है। तो ये टोटल आपका एक खाता आ गया, हिसाब आ गया। अब इसी तरह अकाउंट लेजर भी अगर आप चेक करें यूनियन स्टील का, यूनियन स्टील ये आ गया मेरे पास। स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट पे देखना है कहता हूँ जी, अच्छा जी स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट पे देख लेते हैं। ये आ गया, ये पीओ बना था तो इसके इतने पैसे हमारे पास क्रेडिट साइड पे आए थे, हमने इसको पैसे दे दिए तो ये ज़ीरो हो गया अमाउंट, कोई इसका बैलेंस नहीं है इस प्रोजेक्ट पे। सही, ठीक है जी, ठीक हो गया जनाब। और आगे कुछ है? नहीं बस अब यहीं तक है। अच्छा यहाँ पे ठीक। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एक बार आप अगर शॉर्टली रिपीट करते हैं किस चीज़ को? स्टार्ट में जो आपने किया था। ये हमारे पास कस्टमर्स, ये हमारे वेंडर्स, ये हमारे डीलर्स, फिर हमारे प्रोजेक्ट्स, फिर प्रोडक्ट की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं, फ्लैट अपार्टमेंट, फिर हमारी इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, फिर हमने इसको जो सेल किया, सेल के अंदर हमने इसका स्केड्यूल क्रिएट किया। स्केड्यूल क्रिएट करने के बाद हमने इन्वेंट्री जो है सिर्फ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस पर, ऐसा ही है? इन्वेंट्री जो है आपके सेल के ऊपर, ये प्रोडक्ट, ये इन्वेंट्री है जी। हम प्रोडक्ट होगी ना जो हम सेल करेंगे। ठीक है। असल में वो बाज़ लोगों का होता है कि यार हम तो अपार्टमेंट सेल करते हैं, बाज़ कहते हैं जी हम बेंगलो सेल करते हैं, बाज़ कहते हैं हम शॉप सेल करते हैं। तो इवेंचुअली है तो आपकी प्रोडक्ट ही ना, तो हम किसी का नाम शॉप दें, किसी का नाम हम अपार्टमेंट दें, तो हमने उसको एक जर्नलाइज नेम दे दिया है प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है ये। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास ये रिफंड आ गया आइटम आ गया। हाँ, अब ये स्पेसिफिक है चार्ट ऑफ अकाउंट, मैंने आपको नहीं बताया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इट्स प्योर टिपिकल फाइनेंशियल वो है चीज़ ये कि हमारे पास जो हेड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूनियन स्टील सर्च करता हूँ, तो देखें यूनियन स्टील जो है वो मेरे पास वेंडर है और ये करंट लाइबिलिटीज़ में मेरा मौजूद है, और उसका जो हेड ग्रुप है वो लाइबिलिटीज़ है, सब ग्रुप करंट लाइबिलिटीज़ है, उसके अंदर ये हेड मौजूद है यूनियन स्टील के नाम से। अच्छा, एक फीचर और भी है यहाँ पे, जहाँ पर मैंने वेंडर्स क्रिएट किए थे, ये मेरा यूनियन स्टील का ये आ गया। यहीं से अगर आप इसका लेज़र देखना चाहें, ये पूरा इसका लेज़र खुल जाता है किसके साथ हमारा, सही, और कितना बैलेंस चल रहा है, क्या है, कितने पैसे हम दे चुके हैं, कितने ले चुके हैं, कितने देने थे, यानी पूरा खाता यहीं से खुल जाता है, बजाय इसके कि हम वहाँ से जाके भी। इसी तरह कस्टमर में भी है। सही। मैं मोहम्मद शाहिद साहब का लेज़र देखना चाहता हूँ, तो ये 71,000 रुपये लेने, इतने ले चुका हूँ, ये बाकी हैं। सेम डीलर के साथ भी है और सेम हमारे
बैंक्स के अंदर भी है, वेंडर के साथ भी। वेंडर के साथ भी, और यहीं बैंक में जो हमारा लेजर है, जो खाता चल रहा है जेएस बैंक का खाता, तो ये जेएस बैंक का लेजर आ गया, यानी डायरेक्ट लिंक हुआ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ चलें और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर सेटिंग का एक टैब है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपने देखी थी एग्रीमेंट के ऊपर, ये बेसिक कंपनी इन्फॉर्मेशन है और ये सेलर का नाम है। मैं अभी इसको अपडेट कर देता हूँ। वो जो हमने एग्रीमेंट बनाया था उस पर जो सेलर नेम उठाता है वो यहाँ से उठाता है। अच्छा, वो जो स्टेटमेंट के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था, जी जी। ये तो देखिए मोहम्मद अनस जो लिखा हुआ है वो बेसिकली, सॉरी यहाँ नहीं, मोहम्मद मुबशिर कर दिया मैंने सेलर का नाम। इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर। अब ये मोहम्मद अनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मोहम्मद मुबशिर, यही रहा। अच्छा, ये जो टेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट पे जो लिखा आ रहा था, किधर गया? ओ सॉरी, फिर पीछे आ गया मैं। ये जो टैक्स है कि व्हाट्सएप मसूद साहब उनका नंबर लिखा हुआ है, फिर अस्करी बैंक लिखा हुआ है, ये जो टैक्स है वो यहाँ से आ रहा है, व्हाट्सएप मसूद साहब। तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ये स्टेटमेंट टैक्स लिखा हुआ है इसकी हेडिंग, तो जो टैक्स आप यहाँ लिखेंगे वो चीज़ स्टेटमेंट पे प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मोहम्मद मुबशिर कर देता हूँ। अच्छा, ये भी मल्टीपल हो सकता है? क्या चीज़? ये जो आपने टेक्स्ट डाला है सेटिंग से। हाँ, ये तो आप जो यहाँ लिखेंगे, यानी कि जितना बड़ा टेक्स्ट यहाँ लिख देंगे, जो लिखना चाहें आप यहाँ पे इंसर्ट रो आफ्टर, मैं एक लाइन यहाँ और ऐड कर देता हूँ, टेस्टिंग। मतलब जितना कंटेंट लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख दें। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कोई कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, डीलर, बैंक हमारा क्रिएट होता है तो उसको एक हेड कोड ऑटोमेटिकली असाइन होता है। उसकी जो सेटिंग की जो स्क्रीन है ना, वो बेसिकली वो यहाँ से उठाता है। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर बनेगा तो वो कस्टमर मेरा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाएगा। सही है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी ये है। आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बोलेंगे नहीं, मैंने इसको अदर रिसीवेबल में डालना है। तो जब भी अब कस्टमर क्रिएट होगा तो वो ट्रेड रिसीवेबल के बजाय अदर रिसीवेबल में जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है। रिबेट जब जाएगा, इसी तरह बैंक हमारा कहाँ जाएगा, रिसिप्ट कैश की होगी तो कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ से होगी, पेमेंट वाउचर कैश जाएगा तो वो कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ से होगी, रिटर्न होगा तो कहाँ आएगा, सेल होगी तो कहाँ जाएगी, ये तमाम चीज़ें यहाँ। ये एक तरह से कह लें इसके ये बैक एंड पोस्टिंग रूल्स हैं इसके, जो अकाउंटिंग के हैं। तो ये वाली कस्टमाइजेशन, यानी कि ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहें, ये भी आपके अपने कंट्रोल में होता है। सही। यानी हमने कोशिश ये की है कि जितना ज़्यादा हम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बिल्डर को या इस एप्लीकेशन के यूज़र को दे सकें, उतना हमने काम किया है कि ये उसके अपने हैंड पे दे दें। जो करना चाहते हो तुम खुद कर लो, जैसे चाहो चेंज कर लो। यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है जनाब। अच्छा, ये यहाँ तक इनफ है जी, यहाँ कंप्लीट हो गया
नहीं अब क्योंकि कुछ नहीं actually रहा। नमाज का भी टाइम हो रहा है और जो है हाँ नहीं अब कंप्लीट हो गया, अब चलो, कुछ नहीं रहा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आपका कोई सवाल? ठीक है जनाब, बहुत फ़िलहाल तो कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा आता है सवाल तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपसे रब्ता करता हूँ। ठीक है जी, ठीक ठीक है। है जनाब, चलें फर्दर फिर आप शान साहब से बहुत शुक्रिया। कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल चलें इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।